नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। सुल्तानपुर एनकाउंटर में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से सियासत जारी है। अखिलेश ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पोस्ट पर एनकाउंटर पर निशाना साधा। अखिलेश ने पूछा है कि लूट का माल कहां गया। वहीं सुल्तानपुर एनकाउंटर के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं। एक रिपोर्ट के जरिए अब तक का अपडेट आपको दिखाते हैं। अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सुल्तानपुर में सराफा व्यापारी की दुकान में 1.5 करोड़ की डकैती को लेकर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने पूछा कि जब इस मामले में सारे आरोपियों को पकड़ लिया गया है तो लूट का सोना कहां चला गया। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में आरोपियों को लेकर भी सरकार को घेरा। सवाल यह है कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया। जब सब पकड़े गए तो फिर सोना किसके खजाने में जाकर जमा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लुटेरे बनकर गए वो किसी के प्रतिनिधि थे। सवाल गंभीर है। सुल्तानपुर एनकाउंटर में अखिलेश के वार पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने पलटवार किया। उनका कहना है कि एसपी के नेता हमेशा अपराधियों और बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं। यही उनका चाल चरित्र और चेहरा है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन कोई अपराधी इस प्रकार के अपराध में पकड़ा जाता है या मुठभेड़ होती है तो उसमें कोई जाति देख करके नहीं होती। तब मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेता हमेशा अपराधियों के साथ खड़े होते हैं, बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं। कन्नौज में जिस तरह से नवाब मियां की घटना हुई, डीएनए की पुष्टि हुई, इसके बाद में भी उसके बचाव में उतर आते हैं। वहीं सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में अब मजिस्ट्रियल जांच होगी। सुल्तानपुर डीएम के आदेश पर एसडीएम को जांच सौंपी गई है। लभुआ एसडीएम विदुषी सिंह करेंगी मामले की जांच। 15 से 20 दिन में जांच पूरी करने के निर्देश। 1 लाख का फरार इनामी था डकैत मंगेश यादव। 5 सितंबर को एनकाउंटर में एसटीएफ की गोली से मौत। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। सुल्तानपुर में ज्वेलर से करीब 1 करोड़ से ज्यादा की लूट हुई थी। अब एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। सुल्तानपुर जिलाधिकारी ने इस मामले पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। लम्हुआ एसडीएम को जांच मिली है और 15 से 20 दिनों में वो अपनी जांच पूरी कर सुल्तानपुर जिलाधिकारी को रिपोर्ट देंगी। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, सुल्तानपुर। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद इसे अपने खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति के लिए बेटियों तक को नहीं छोड़ा, उनका भी इस्तेमाल किया। वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी के पूर्व सांसद और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2023 में जो धरना प्रदर्शन हुआ था वो खिलाड़ियों का प्रदर्शन नहीं था, उसके पीछे कांग्रेस और हुड्डा परिवार है। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं लड़े। जब जंतर मंतर पर 2023 में धरना प्रारंभ हुआ था तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ इसमें कांग्रेस शामिल थी और जिसको लीड भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। पहलवान विनेश फोगाट पर ब्रजभूषण ने बड़ा दावा किया है। पेरिस ओलंपिक्स में डिस्क्वालीफाइड होने पर विनेश फोगाट पर हमला बोलते हुए ब्रजभूषण सिंह ने दावा किया है कि विनेश फोगाट चीटिंग करके ओलंपिक्स में गई थी। आप नियम की बात कर रही हैं।
क्या ये नियम है कि एक दिन में एक खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? इसमें आपने हक नहीं मारा? क्या 5 घंटे तक कुश्ती नहीं रखवाई? क्या रेलवे के रेफरियों का इस्तेमाल नहीं हुआ? आप कुश्ती जीत करके नहीं गई थी, आप चीटिंग करके गई थी, जूनियर खिलाड़ियों का हक मार करके गई थी। भगवान ने वही सजा दी है आपको। वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पहलवानों का आंदोलन कांग्रेस पार्टी खासकर दीपेंद्र हुड्डा के इशारे पर हुआ था। संजय सिंह ने कहा कि आंदोलन की वजह से 2 साल कुश्ती की एक्टिविटी कम हुई और कुश्ती संघ को डिस्टर्ब किया गया, जिसकी वजह से ओलंपिक्स में मेडल भी कम आए। यह पूरा आंदोलन कांग्रेस के इशारे पे हो रहा था और उसके पूरे कर्ता धर्ता थे दीपेंद्र हुड्डा फैमिली पूरी। हरियाणा से इसकी चिंगारी लगाई गई। ये सब एक षड्यंत्र इसलिए भी किया गया कि ओलंपिक में कुश्ती के 4-5 मेडल जो आने वाले हैं, आंदोलन करके उस मेडल को भी डिस्टर्ब किया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विनेश फोगाट को टिकट देकर कांग्रेस एक्सपोज हो गई। वहीं कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि कांग्रेस हमेशा बहन बेटियों के साथ है। विनेश फोगाट को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, चाहे वो जंतर मंतर के ऊपर जो आंदोलन हुआ, उसको स्पॉन्सर किया और उसके पश्चात विनेश फोगाट को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया और जो पूर्व जो अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ के, जो उन्होंने कहा है कि विशेष रियायतें उनको प्रमोट करने के लिए दी गई। मैं समझता हूं कि खेलों में इस प्रकार की बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। बात करते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, यूपी से लेके हरियाणा तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारी बेटियों के साथ शोषण, यौन शोषण, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। ये इनके दिमाग में बेटियों के प्रति सम्मान था। खिलाड़ियों की बात कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं एक बात गर्व से कहता हूं, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक बात कही है, ये नफरत की दुकान खोलेंगे, हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, लोगों के साथ हम मोहब्बत से जीतेंगे। जहां विनेश फोगाट को कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना से टिकट दिया है, वहीं बजरंग को पार्टी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का कार्यकारी चेयरमैन बनाया गया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद फोगाट ने ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने और इसे अंजाम तक पहुंचाने की बात कही। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने अब इसे कांग्रेस का षड्यंत्र बता दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और कांग्रेस पर ब्रजभूषण ने तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं अपने स्टैंड पर पहले दिन से कायम हूं। कांग्रेस ने बेटियों को बदनाम किया, पहलवानों के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने और क्या क्या बातें कही हैं, सुनाते हैं आपको। किसी लाग लपेटे के सवाल यही है, क्यों लग रहा है कि ये साजिश थी, आंदोलन नहीं था जो विनेश फोगाट के जरिए किया गया या महिला पहलवानों के जरिए किया गया? क्यों ये इतनी बड़ी साजिश इस वक्त आपको लग रही है? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं यह साजिश है, और पहले दिन से कह रहा हूं कि यह कांग्रेस की साजिश है, और पहले दिन से कह रहा हूं कि इसके मुख्य किरदार का नाम भूपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है। और अभी कुछ बातें निकल करके आई हैं और अभी पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। पूरी स्थिति तो उस दिन स्पष्ट होगी जिस दिन न्यायपालिका का जजमेंट आएगा। लेकिन ब्रजभूषण जी, यही तो वो भी कह रहे हैं कि पहले दिन से कि हमारे साथ हुआ है अत्याचार, लेकिन इसे सियासी तौर पर अब चोला उड़ाया जा रहा है। पर क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर विनेश फोगाट ने ज्वाइन कर भी लिया है कांग्रेस, तो वो आंदोलन नहीं था? ये कोई तो एक बिना होगी जिस बिना पर कि क्या जो भी किसी पर अगर बड़ी राजनीतिक हस्ती पर आरोप लगाएगा और अगर वो विरोधी पार्टी को ज्वाइन कर लेगा तो क्या वो साजिश हो जाएगा? देखिए, मैं फर्स्ट डे से अपनी बात पर कायम हूं कि इस आंदोलन के मुख्य किरदार का नाम है भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, क्योंकि इनके साथ कोई घटना नहीं घटी है।
इनके साथ कोई घटना नहीं घटी है। 3 मुख्य आरोप मुझ पर लगाए गए हैं, कोर्ट के प्रतिबंध हैं, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन तीनों आरोपों के समय हम दिल्ली में नहीं हैं। एक में हम सर्बिया हैं और 2 घटना के दिन हम लखनऊ में हैं। एक घटना के दिन इसी नंदनी में है और कहीं ऐसी जगह पर नहीं है। हम ऐसी जगह पर हैं जहां बाकायदा कार्यक्रम चल रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है, अधिकारी बैठे हैं, लोग बैठे हैं। लेकिन साहब है तो है, अब इन्होंने आरोप लगा दिया, चार्जशीट लग गई, उसको हम जेल लाए। विनेश फोगाट अब कह रही हैं कि मैं महिलाओं की, बेटियों की आवाज बनकर अब आऊंगी, मजबूती बनूंगी मैं उनकी और दिखाऊंगी कि इंसाफ कैसे होता है। उन्होंने कहा कि अब सुधार होगा, बदलाव होगा। लड़कियों की आवाज और या लड़कियों की इज्जत वो तब होती जब उनके साथ बदतमीजी हो रही थी और उन्होंने पलट करके थप्पड़ मारा था। वो कैसी पहलवान है कि उनके साथ बदतमीजी हो रही है और एक दीवार के बगल में, दरवाजा बंद भी नहीं, एक दीवार के बगल में उसका पति बैठा हुआ है, कथित पति। उस समय पति नहीं था, उस समय उनका फ्रेंड था, पति बैठा हुआ है और आपके साथ एक 65 साल का आदमी आपसे बदजुबानी कर रहा है, आपके साथ मतलब गलत हरकत कर रहा है और ये वर्ड वाले हाथ उठे नहीं। अगर ये वर्ड वाले हाथ उठ जाते उस दिन, तब वो लड़कियों की इज्जत होती। ये कहानी झूठ है, मनगढ़ंत है, इन्होंने लड़कियों को बदनाम किया है, इनके साथ कोई घटना नहीं घटी है। अपर्णा यादव को लेकर यूपी के सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हाल ही में बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन खबरें हैं कि अपर्णा यादव इस जिम्मेदारी से खुश नहीं है। चर्चा ये भी है कि अपर्णा की नाराजगी को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी अपर्णा यादव को वापस लाने की कोशिश कर रही है और उन्होंने शिवपाल यादव से मुलाकात भी की है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी अपर्णा को मनाने की कोशिश की जा रही है। उधर बाकी दोनों उपाध्यक्ष अपना कार्यभार संभाल चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी नेताओं की तरफ से बात करने के बाद अपर्णा का रुख नरम पड़ा है और वो जल्द ही ज्वाइन कर सकती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होता है, जो आता है, जो सेवा के लिए आगे बढ़ता है, वो कबीरदास की उस उक्त पे भरोसा करता है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ, जो घर फूके आपने चले हमारे साथ। तो देश सेवा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है वो किसी पद की आकांक्षा में शामिल नहीं होता। ये दूसरे दलों की परंपरा रही है। तो कहीं कोई नाराजगी नहीं है, कहीं कोई खफा नहीं है। जो जिम्मेदारी जिसको दी जाती है उनको भी एक जिम्मेदारी मिली है, वो भी बहुत बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ये बीजेपी का अपना अंदरूनी मामला है, कौन रहेगा कौन छोड़ेगा, तो इस पर तो बीजेपी को तय करना। ये सवाल आप बीजेपी से पूछिए कि कौन नाराज है कौन खुश है। हम केवल इतना कह सकते हैं, बीजेपी से उत्तर प्रदेश की आम जनता खुश नहीं है, वो बहुत नाराज है। उसका परिणाम आपको 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उस पर दिखाई दे देगा और फिर 27 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश की जनता साफ करने जा रही है। देखिए, अपर्णा यादव जिस तरीके से 2022 में जब आई थी चुनाव से पहले, उसके बाद से उनकी तमाम ख्वाहिशें थीं कि बीजेपी में उन्हें कोई ऊंचा ओहदा दिया जाए, कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। पहले वो कैंट से भी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन तब उन्हें टिकट नहीं मिला। मेयर का चुनाव लड़ना चाहती थी, वो नहीं पा सकीं और 2.5 साल का एक लंबा इंतजार किया और उसके बाद उन्हें मिला भी तो महिला आयोग का उपाध्यक्ष का पद। तो जाहिर सी बात है कि उनका जो कद था या उनकी जो ख्वाहिशें थीं, उसके अनुरूप ये पद वो नहीं पा रही हैं। उपराष्ट्रपति ने गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया, लिहाजा इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। सैनिक स्कूल की बात करें तो इसमें छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग कैंपस हैं। छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था अन्नपूर्णा भवन की गई है। साथ ही सैनिक स्कूल में 20 क्लासरूम के अलावा 4 लैब, छात्रावास, डाइनिंग हॉल की सुविधा है, मल्टीपर्पज हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, 1014 सीटेड ऑडिटोरियम की सुविधा भी है। स्कूल में योगा सेंटर है, इंडोर शूटिंग रेंज है, इंडोर स्विमिंग पूल भी है और इसके अलावा CSD कैंटीन भी है। के नागरिकों के सामने आजीविका के एक नए साधन के रूप में उभरा है, तो स्वास्थ्य की समस्या का समाधान करने के लिए भी आज यहां पर एम्स गोरखपुर ने न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स गोरखपुर तेजी के साथ
उस अभियान को एक नई गति दे रहा है। यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत, गन्ना उत्पादन, केले, चल्लई, चीनी मिलें, यहां पे रोजगार की प्रमुख साधन है। तो आज का अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे रहा है। इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, गर्भगृह के भीतर विधिवत पूजा अर्चना की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, जब वो गोरखनाथ मंदिर परिसर के भीतर पहुंचे तब कैसे शंख बजाकर मंत्रोच्चार के बीच उनका अभिनंदन किया गया, उनका स्वागत किया गया, वो भी आप देख सकते हैं। जेकेएनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका निरीक्षण किया और कहा कि अवैध है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मस्जिदों और मदरसों पर ताले लगाए जा रहे हैं, वो तथ्य हम सबसे छिपे नहीं। कि मुल्क में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो हमसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया और कहा यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। बुलडोजर कभी भी सकारात्मक प्रतीक नहीं है, विध्वंस का प्रतीक है। और बुलडोजर से उत्तर प्रदेश में तो यही हुआ है, या तो गरीब का घर गिरा है, या कमजोर का घर गिरा है, या मुसलमान का घर गिरा है, या पिछड़े या दलित लोगों का घर गिरा है। तो सरकार तो टारगेट करके बुलडोजर चला रही है। और ये बुलडोजर के नाम पे जो डरा रहे हैं ना, ये बुलडोजर किसी जाति और मजहब देखकर नहीं चलता है। बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर चलता है, अवैध कब्जे पर चलता है, इलीगल एक्टिविटीज पर चलता है। बुलडोजर विधि सम्मत तरीके से चलता है। ये जाति मजहब नहीं देखता, इसलिए मजहब से डराने का नाकाम तो विपक्ष करता है। श्री कृष्ण और भगवान शिव के बारे में कथित विवादित टिप्पणी को लेकर संतों की नाराजगी के बाद कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने सफाई दी है। अनिरुद्धाचार्य ने दावा किया है कि मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही है, फिर भी संतों को अगर मेरी बातों से तकलीफ हुई है तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। बता दें कि संतों ने अनिरुद्धाचार्य पर कथा के दौरान भगवान शिव और भगवान कृष्ण पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। निरंजनी अखाड़े के साधु संतों ने अनिरुद्धाचार्य पर अपने फायदे के लिए सनातन संस्कृत का अपमान करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूज्य संतों की वाणी मैंने सुनी और एक पूज्य संत जी ने कहा कि आपने शिव जी के ऊपर कुछ कहा। ऐसी कोई भी बात मेरे संज्ञान में अभी तक आई नहीं विशेष रूप से। और यदि मेरी वाणी से किसी का दिल दुखा है, मेरे संतों का दिल दुखा है, संतों का दिल दुखना मतलब भगवान का दिल दुखना, संत भगवान का ही पर्याय है, तो मैं सभी संतों से ये दास अनिरुद्ध आप सभी संतों के श्री चरणों में अपना मस्तक रखकर करोड़ों करोड़ बार क्षमा प्रार्थना करता हूँ